हाय एवरीवन, दिस इज़ अनम। वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज के इस वीडियो में हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ की काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के रीट एग्जामिनेशन यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम रिसर्च मेथडोलॉजी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, जो कि टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे, जो कि जनरली आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये टॉप 50 एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन टॉप 50 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो यू कैन ईजिली सॉल्व क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। तो आप एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से आप एग्जामिनेशन को पास कर पाओगे। तो जिसके लिए आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 का भी हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो है ये आपका 11 मई 2024 के दिन कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो जल्द से जल्द आपको जितने जल्दी हो सके आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अगर अभी तक भी आपने स्टार्ट नहीं करा, अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो इस एक महीने में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशंस कर सकते हो हमारे स्टडी मटेरियल के थ्रू, जिसमें हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। जैसे कि आप देख सकते हो, रिवीजन पैकेज में हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको टोटल रिवीजन करवाएंगे सारे क्वेश्चंस का। देन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, काफ़ी शॉर्ट नोट्स हैं, आप ताकि आप खाली रीड कर कर भी आप सारे कंटेंट को, आपको जो भी कंटेंट है हमारा, उसको आप अगर एक बार रीड करोगे तो वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके वर्ड्स को जो आपको याद रखना है, उस तरीके से मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और साथ ही साथ रिविजन MCQs PDF, जिसमें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर है। तो ये सारा कंटेंट, सारा रिवीजन पैकेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद पासिंग गारंटी, जो कि हमारे प्रोफेसर्स के अंडर हमने डिज़ाइन कर रखा है। तो जिसके लिए अगर आपको ये एक्सेस करना है हमारे रिवीजन पैकेज, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करिए, या फिर आप हमारे ऐप पर विजिट कर कर आपको एक्सेस करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। 1 क्लिक में ही हमारे ऐप के थ्रू भी आप रिवीजन पैकेज को एक्सेस कर सकते हो। और उसी तरीके से पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें, जैसे कि आप देख सकते हो शॉर्ट नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs। तो ये सारे आप सब्जेक्ट्स देख सकते हो, आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप हमें पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द MCQs। More than two values are there for analyzing mean difference, then which test is to be used? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करेंगे जब हमें दो से ज्यादा ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनोवा, बिकॉज एनोवा टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम मोर देन 2 ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हैं। ओके, जब भी हम दो से ज्यादा ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे, और जब भी हम सिर्फ 2 ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम टी टेस्ट एंड जी टेस्ट का यूज करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में इस टॉपिक से 2 to 4 क्वेश्चंस आते ही है। आप पेपर में आप इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन आप देख ही लोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एनोवा टेस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल ग्रुप इज अ टर्म यूज्ड इन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कंट्रोल ग्रुप ये टर्म हम किस रिसर्च में यूज करते हैं। सो कंट्रोल ग्रुप ये टर्म हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज करते हैं। अब कंट्रोल ग्रुप क्या होता है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 2 वेरिएबल्स होते हैं आपके, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नेक्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर आपका वाटर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्लांट ग्रोथ। आपको देखना है कि वाटर का क्या इफेक्ट हो रहा है प्लांट की ग्रोथ पर। अब इस केस में क्या हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आ जाएंगे, जैसे विंड, टेम्परेचर, सनलाइट। ओके, ये सारे आपके एक्स्ट्रा वेरिएबल हो गए। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो इस केस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक
टर्म आ जाता है और एक वेरिएबल आ जाता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। तो रिसर्चर क्या करते हैं, इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, और इसे हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप्स। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कि है आपका इस केस में विंड और सनलाइट, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल या फिर कंट्रोल ग्रुप्स। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट, DOI स्टैंड्स फॉर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि DOI का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले तो हम जानते हैं कि DOI होता क्या है। जब भी रिसर्च अपने रिसर्च को ऑनलाइन पब्लिश करता है तो उसको एक नंबर मिलता है, उसको हम कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अगर किसी को भी आपका या फिर रिसर्चर का आर्टिकल फाइंड करना है तो वो DOI नंबर के थ्रू आपके आर्टिकल को फाइंड करते हैं। यहाँ पर DOI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ई जर्नल इज डेटाबेस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी जर्नल एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। डेटाबेस जहां पर बहुत सारे जर्नल्स और आर्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और रिसर्चर यहाँ से अपने रिसर्च के लिए आर्टिकल्स फाइंड आउट करते हैं, उसे हम कहते हैं डेटाबेस। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड ऑप्शन सी इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों भी आपके साइंटिफिक जर्नल्स है, या दैट्स वाई यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। देन ऑप्शन है स्कॉपस। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्कॉपस एक ऐसा डेटाबेस है जहां से रिसर्चर अपने आर्टिकल्स को फाइंड आउट करते हैं, और स्कॉपस इज ओन्ड बाय एल्सेवियर कंपनी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्कॉपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following sampling methods is based on probability? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी सैम्पलिंग आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन सी जजमेंट सैम्पलिंग, ऑप्शन डी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये तीनों भी सैम्पलिंग आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में आता है। मेथड्स के टाइप है ये तीनों भी, जहां पर रिसर्चर अपने जजमेंट्स, अपने ओपिनियंस और कन्वीनियंस को आगे रखकर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, सी एंड डी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इट इज द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एक आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता क्या है हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में रिसर्चर एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन लेते हैं। इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को रिसर्चर होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट करते हैं और होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं, और इस ग्रुप में से रैंडमली सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट, अपने ओपिनियन को आगे नहीं रखते हैं, बल्कि रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज गुड फॉर थीसिस रिपोर्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम रिसर्च में थीसिस किस टूल में लिखते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है एक्सेल। एक्सेल क्या होता है, जिसमें आप डेटा को एनालाइज करते हो, ये डेटा एनालिसिस टूल होता है। एक्सेल आपका डेटा एनालिसिस टूल होता है। एक्सेल में रिसर्चर थीसिस को नहीं लिखते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है, और जिसमें रिसर्चर रिसर्च प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ना कि थीसिस लिखते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में रिसर्चर अपने थीसिस को लिखते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
which help researchers all over the world to work together in collaboration. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा टूल होता है जिसकी हेल्प से रिसर्चर पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं. सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन सी, वर्ड प्रोसेसिंग. वर्ड प्रोसेसिंग जैसे हमने अभी देखा, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें रिसर्चर थीसिस राइट करते हैं. सो वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू रिसर्चर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते. दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन बी, प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म क्या होता है कि रिसर्च में किसी और रिसर्चर के कंटेंट, किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन को कॉपी करने को हम प्लेजरिज्म कहते हैं. सो प्लेजरिज्म भी एक ऐसा टूल नहीं होता है जिसके थ्रू रिसर्चर कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर कोलैबोरेट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन ए, आईसीटी. आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. जैसे आप नेम में मीनिंग देख रहे हो, कम्युनिकेशन. सो ये आईसीटी एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड के रिसर्चर और जो भी रिसर्चर को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, कोलैबोरेट करना है, सो इस टूल के थ्रू रिसर्चर एक दूसरे से कम्युनिकेट और कोलैबोरेशन करते हैं. दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव डेटा यूजेस. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव डेटा कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करता है. ओके, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा में कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट हम यूज करेंगे. जैसे मान लो शर्ट्स के साइजेस है. ओके, अब यहाँ पर आपने शर्ट के साइजेस को उनके फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई कर लिया कि ये स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. ओके, अब यहाँ पर आपने क्या किया, शर्ट को उनके फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई कर लिया. दैट्स व्हाई आपके नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में आएगा. ओके, देन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, शर्ट के साइजेस को पहले आपने स्मॉल लिया, फिर स्मॉल से मीडियम में आए. आपने ऐसा थोड़ी ना किया कि स्मॉल से डायरेक्ट लार्ज पे चले गए. ओके, स्मॉल से आपने प्रॉपर मीडियम लिया, मीडियम से उससे थोड़ा सा एक साइज बड़ा लार्ज ले लिया. ओके, मीन्स यहाँ पर आपने ऑर्डर फॉलो किया है. मीन्स यहाँ पर आप क्वालिटेटिव डेटा में आप ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट भी यूज करेंगे. मीन्स इस शर्ट की साइज में आपने एक ऑर्डर फॉलो किया. ओके, दैट मीन्स आप क्वालिटेटिव डेटा में नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करते हो. दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है, रेशो एंड इंटरवल. सो रिमेंबर, रेशो और इंटरवल में आप क्वांटिटेटिव डेटा में आप इस स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करते हो. बिकॉज क्वालिटेटिव डेटा में और यू कैन से नॉमिनल और ऑर्डिनल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है. ओके, और क्वालिटेटिव डेटा में नंबर्स नहीं इन्वॉल्व होते. वैसे हमने देखा नॉमिनल और ऑर्डिनल में कोई नंबर्स नहीं ज्यादा इन्वॉल्व होते. दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्वालिटेटिव डेटा यूजेस नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, either nominal or ordinal scale. Next question. In an aquaculture study, the following variables were measured on each fish: gender, initial weight, body temperature, weight gain. The scale of these four variables in order are. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक स्टडी की गई, एक एक्वाकल्चर स्टडी की गई, मीन्स पानी से रिलेटेड कुछ स्टडी की गई, और इस स्टडी में फिश पर स्टडी की गई, और जैसे उनके फिश के वेरिएबल्स जैसे जेंडर, इनिशियल वेट, बॉडी टेम्परेचर, वेट गेन, इन सारे वेरिएबल्स पर स्टडी की गई. सो ये जो 4 वेरिएबल्स है, ये इन 4 वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए रिसर्चर कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट्स का यूज करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है. ओके, सो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल है जेंडर. सो जेंडर को रिसर्चर फिश के जेंडर्स को रिसर्चर उनके क्वालिटेटिव फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे. सो क्वालिटेटिव फीचर्स के हिसाब से जब क्लासिफाई करते हैं हम, तो वो हम नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में करते हैं. तो यहाँ पर जेंडर को क्लासिफाई करने के लिए रिसर्चर नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे. देन इनिशियल वेट. इनिशियल वेट मीन्स इनका वेट देखने के लिए कि कितना वेट है. सो वेट को नंबर्स में आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, वेट आपका नंबर्स में होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर नंबर्स में हो रहा है. सो आप यहाँ पर रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स यूज करेंगे. देन नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर को आप, बॉडी टेम्परेचर मीन्स आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका जीरो नहीं हो सकता. आपको बॉडी टेम्परेचर में जीरो की कोई मीनिंग नहीं होता है. दैट्स व्हाई आप यहाँ पर इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे. इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, जीरो आपका आर्बिट्री रहता है.
देन आपका है वेट गेन। वेट गेन अगेन ये रेशो में आएगा। अगर ये देखना है रिसर्चर को कि ये पर्टिकुलर फिश का कितना वेट गेन हो गया, सो कोई कोई फिश का वेट गेन होगा, कोई कोई फिश का वेट गेन नहीं होगा, मीन जीरो वेट गेन होगा। तो जीरो वेट गेन है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका रेशो होगा। रेशो में जीरो का कुछ मीनिंग होता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर रिसर्चर फिश के जेंडर को मेजर करने के लिए नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे। इनिशियल वेट को मेजर करने के लिए रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि वेट जीरो भी हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रिसर्चर इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, बिकॉज इंटरवल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, और उसी तरह बॉडी टेम्परेचर में जीरो का भी कोई मीनिंग नहीं होता है। देन वेट गेन के लिए रिसर्चर रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, बिकॉज वेट गेन जीरो भी हो सकता है, सो रेशो में आपके जीरो का मीनिंग होता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉमिनल, रेशो, इंटरवल एंड लास्ट इज रेशो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। First question, the result undertaken to find the solution to a particular problem faced by a particular organization is dash research. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस किया है, और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन किस रिसर्च का यूज करेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बस एक ही वर्ड पर फोकस करना है, विच इज पर्टिकुलर। पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कभी भी आपके क्वेश्चन में पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक ये दोनों वर्ड आता है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद अप्लाइड रिसर्च। सो यस, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है आपको फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू आइडियाज, न्यू थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके। बट फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, दैट्स वाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है विच इज रिलेटेड विद कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। सो अगेन आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर कोई फेनोमेना को एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं, और अगेन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर कोई पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, दैट्स व्हाई अगेन आपका यहाँ पर ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर कोई पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरवल स्केल। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट इंटरवल स्केल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन values on an interval scale is always evenly distributed। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इंटरवल स्केल में हमारी जो भी वैल्यूज होती है हम उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैलेंडर, कैलेंडर में आपकी फर्स्ट डेट आती है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड सो ऑन। सो आप जैसे देखते हो फर्स्ट और सेकेंड डेट के बीच में आपका 24 आवर्स का गैप होता है, ऐसे ही सेकेंड और थर्ड के बीच में भी 24 आवर्स का गैप होता है, देन थर्ड और फोर्थ जो डेट होगी इसके बीच में भी 24 आवर्स का गैप होता है। सो आपका जो डिफरेंस हो रहा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस सेम ही है, हर डिफरेंस हर एक डेट्स के बीच में सेम डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, इंटरवल स्केल्स में हमारी जो भी वैल्यूज होती है उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, इंटरवल डेटा सेट्स हैव नो ट्रू जीरो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरवल स्केल्स में आपके जीरो वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, देन ऑप्शन सी, यूजिंग इंटरवल डेटा यू कैन कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज क्वांटिटेटिव डेटा में हम इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स का यूज करते हैं। सो इस इंटरवल स्केल मेजरमेंट में हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के यूज से भी डेटा को मेजर कर सकते हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल टूल है आपके पास मीन, मीडियन, मोड। सो ये कैलकुलेट करने के लिए हम इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बिकॉज यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी, सी तीनों भी करेक्ट हो जाएगा अबाउट इंटरवल स्केल, दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। So students, I hope the concept of
scales of measurements is clear to everyone. And first question, what are the conditions in which type 1 error occurs? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर कब होता है। अब जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, देन उस प्रॉब्लम पर बेस्ड रिसर्चर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। अब हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो कि रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है, और उसी अजम्पशन और उसी स्टेटमेंट को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं देखने के लिए वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अब समटाइम क्या होता है, रिसर्चर से कुछ हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में मिस्टेक हो जाती है, और उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स। अब रिसर्च में दो टाइप्स के एरर होते हैं, एक होता है आपका टाइप 1 एरर एंड सेकेंड इज टाइप 2 एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर होता कब है। सो इस टेबल से हम देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। सो टाइप 1 एरर होता कब है? जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है। जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे, तब हमारी फर्स्ट टाइप 1 एरर होगी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइप 2 एरर कब होता है? जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और रिसर्चर फिर भी उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर कब होता है। सो टाइप 1 एरर जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और रिसर्चर फिर भी उसको रिजेक्ट कर लेते, तब होती है आपकी टाइप 1 एरर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू। So here option B is the right answer. Next question. Source of data collected and compiled by others is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन सोर्स होता है जिसमें हम किसी और रिसर्चर, किसी और ऑथर का इंफॉर्मेशन और यू कैन से कंटेंट यूज करते हैं अपनी रिसर्च में। सो रिमेंबर, डेटा कलेक्शन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी डेटा और सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में रिसर्चर खुद अपने डिफरेंट मेथड्स यूज करके खुद इंफॉर्मेशन डेवलप करते हैं बाय इंटरव्यूज के थ्रू, सर्वेस के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर किसी और ऑथर्स का या फिर किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन अपने रिसर्च में यूज करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट नहीं करते, रिसर्चर यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में किसी और लोगों का, किसी और ऑथर का, किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करते हैं, सो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैम्पलिंग की जो लिस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं। सो रिमेंबर, जब भी रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, सो रिसर्चर एक पॉपुलेशन लेते हैं और उस पॉपुलेशन के सब पार्ट पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं और जिसे हम कहते हैं सैंपल। ओके, सो सैंपल को सेलेक्ट करने के बाद सैम्पलिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी। अब टारगेट पॉपुलेशन होता क्या है कि आप जिन पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म करोगे वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। अब टारगेट पॉपुलेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? अब जैसे आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है, सो आप ये डिसाइड करोगे कि किन किन लोगों से मुझे डेटा मिल सकता है। सो आप क्या करते हो, सैम्पलिंग फ्रेम में उन लोगों की एक लिस्ट बना लेते हो। सो इसी लिस्ट को आप कहते हो सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम के बाद आप टेक्निक्स यूज करते हो कि किस टेक्निक से आप और किस मेथड से आप सैंपल को सिलेक्ट करोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आप सैंपल्स को रैंडमली सिलेक्ट करोगे या फिर अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करोगे, आप ये चूज करते हो। एंड नेक्स्ट आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो इस स्टेप में आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, लिस्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, आप टारगेट पॉपुलेशन में से उन लोगों के लिस्ट बनाते हो कि जिससे मुझे ऐसा लगता है मुझे इन लोगों से डेटा मिल सकता है, सो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सैम्पलिंग फ्रेम। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गिवन है पॉपुलेशन फ्रेम। पॉपुलेशन फ्रेम ऐसा कोई टर्म नहीं होता है रिसर्च में, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा।
देन ऑप्शन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। तो ये आपका एक लिस्ट नहीं होता है, बल्कि ये आपकी एक मेथड होता है जिससे आप सैंपल्स को पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सैम्पलिंग फ्रेम। नेक्स्ट, द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज क्या होता है। तो रिसर्च रिपोर्ट जिसे हम थीसिस भी बोलते हैं, सो थीसिस का फर्स्ट पेज होता है टाइटल पेज। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन टाइटल पेज के बाद आता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स जैसे आपने आपकी बुक्स में देखा होगा कि कंटेंट लिखा होता है और कौन सा कंटेंट और कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है, आपको ये प्रॉपर मेंशन होता है। ऐसे ही थीसिस में और रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर इंडेक्स लिखते हैं। सो इंडेक्स आपके टाइटल पेज के बाद आता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी गिवन है, अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये आपके रिसर्च रिपोर्ट के और थीसिस के ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आते हैं। अपेंडिक्स में रिसर्चर क्या करते हैं, उनका जो प्रॉपर टॉपिक होता है उस टॉपिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आगे रिसर्च परफॉर्म करे। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अपेंडिक्स आपके रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज नहीं होता है। देन बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं एक सेट ऑफ, और यू कैन से बिब्लियोग्राफी एक रेफरेंस होता है, लिस्ट ऑफ रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या होता है, जिसमें रिसर्चर कोई और रिसर्चर का इंफॉर्मेशन और कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करता है। सो रिसर्चर उनका प्रॉपर नेम मेंशन करता है। सो उसे हम कहते हैं रेफरेंस, और एक लिस्ट ऑफ रेफरेंस और सेट ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। दैट्स व्हाई यहाँ पर बिब्लियोग्राफी भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज बिब्लियोग्राफी भी आपके रिसर्च रिपोर्ट का और थीसिस का फर्स्ट पेज नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। So here correct option is option D, title page. Title page आपके रिसर्च रिपोर्ट का थीसिस का फर्स्ट पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इंफॉर्मेशन होती क्या है। अब रिसर्चर अपने रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो रिसर्चर जब डेटा को कलेक्ट करते हैं, सो रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब रिस्पोंडेंट्स होते क्या है, तो रिस्पोंडेंट वो होते हैं जिनके थ्रू रिसर्चर क्वेश्चन सर्विस को फिल कराते हैं और उनके थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, सो रिस्पोंडेंट्स के थ्रू रिसर्चर को डेटा मिलता है। सो वो डेटा जो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के थ्रू मिलता है उसे हम कहते हैं रॉ डेटा। अब कभी कभार रिस्पोंडेंट से भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, वो कुछ और इंफॉर्मेशन भर देते हैं, कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन भर देते हैं। सो वो जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है, सो उस रॉन्ग इंफॉर्मेशन को रिसर्चर करेक्ट करते हैं, या फिर वो जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है उसको क्लीन करते हैं, और वो आपका जो डेटा मिलता है उससे करेक्ट करने के बाद रिसर्चर को जो डेटा मिलेगा ये हो जाएगा रिसर्चर का प्रोसेस डेटा, और इसी प्रोसेस डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रिवेंट अ रिसर्चर फ्रॉम ब्लाइंड सर्च एंड इंटेलेक्चुअल वंडरिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा टूल है जो रिसर्चर को प्रिवेंट करता है। ब्लाइंड रिसर्च मीन्स कहीं से भी अपने रिसर्च में डेटा को कलेक्ट कर रहे बिना सोचे समझे, इंटेलेक्चुअल वंडरिंग बिना सोचे समझे कहीं से भी अपने रिसर्च में डेटा को कलेक्ट कर रहे। सो ये इस चीज से बचने के लिए रिसर्चर के लिए कौन सा एक ऐसा टूल है जो रिसर्चर को इस चीज से प्रिवेंट करता है। सो वो टूल होता है आपका रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। सो ये क्या होता है, रिसर्च डिजाइन में आप और रिसर्चर पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि रिसर्च में किस टाइप से मैं डेटा को कलेक्ट करूँगा, कौन से सैम्पलिंग परफॉर्म करके मैं रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करूंगा, कौन से टूल यूज करूंगा, किस चीज के थ्रू मैं क्या परफॉर्म करूंगा, क्या मैं इंटरव्यू सर्विस किसके थ्रू अपने डेटा को कलेक्ट करूंगा। ये सारी प्लानिंग रिसर्चर रिसर्च डिजाइन इस स्टेप में कर लेते हैं। तो रिसर्चर जब प्लान कर लेते हैं, जब कोई भी चीज प्लान होती है तो आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हो, आप कहीं और जिगजैग मैनर में नहीं चलते हो। सो रिमेम्बर, रिसर्च डिजाइन एक ऐसा टूल होता है जो रिसर्चर को प्रिवेंट करता है कई और जगह से रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करने का, या फिर किसी भी कई सुनी बातों से
रिसर्च करने से। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिसर्च डिजाइन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एच इंडेक्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट एच इंडेक्स। तो व्हाट इज एच इंडेक्स? एच इंडेक्स होता क्या है? तो एच इंडेक्स किसी भी रिसर्चर या फिर किसी भी ऑथर के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी रिसर्चर का एच इंडेक्स अगर ज्यादा है, मतलब उस रिसर्चर का वर्क बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ओके, मीन्स उस रिसर्चर का वर्क बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, ऑथर लेवल मैट्रिक। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन ए यही बता रहा है कि एच इंडेक्स किसी भी रिसर्चर के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, मेजर्स इम्पैक्ट ऑफ स्कॉलर्स आउटपुट। अगेन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एच इंडेक्स यही बताता है कि अगर किसी रिसर्चर का एच इंडेक्स बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स उस रिसर्चर का वर्क भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ओके, देन ऑप्शन सी, मेजर्स क्वांटिटी विथ क्वालिटी ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ ऑथर्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एच इंडेक्स ये भी मेजर करता है कि किसी भी रिसर्चर के पब्लिकेशन की क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी एच इंडेक्स मेजर करता है। दैट्स वाई आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज। इस क्वेश्चन में हमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है ये फाइंड आउट करना है। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये एक टाइप का नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है ये फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। ओके, सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड में रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ये ग्रेज जो पर्सन है दिस इज रिसर्चर। अब रिसर्चर ने क्या किया, रिसर्चर अगर मान लो रिसर्चर मुंबई में है, सो रिसर्चर ने अपने ही आसपास के लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ओके, और बाकी जो दूसरे सिटीज के लोग थे इनको यहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं किया रिसर्चर ने। सो रिसर्चर ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, रिसर्चर को जो इजी पड़ रहा था उसी के बेसिस पर कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन में से, और ये ही उनके सैंपल्स बन गए। ओके, अब हम और अच्छी तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर हो और आपके एरिया में, आप आपके एरिया में हो और आपके एरिया में 2-3 शॉप्स है। ओके सर, कुछ नजदीक है और कुछ दूर है। तो अगर आप कोई शॉप से कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, जो आपके नजदीक शॉप है आप उसी में जाओगे, आप दूर जाओगे क्या? नहीं, मीन्स आपको जो कन्वीनियंस लग रहा था, आपको जो इजी पड़ रहा था, आप नजदीक की शॉप में जाके जल्दी से सामान लेके आ जा सकते हो। ओके, बट दूर की शॉप में अगर आप जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए रिसर्चर भी यहाँ पर क्या किया, रिसर्चर ने अपने ही सिटी में जितने लोग थे उन्हीं को सेलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन में से और उनको अपना सैंपल बना लिया। सो यस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जहां पर रिसर्चर सैंपल्स को अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो यस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है दिस इज द टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। सो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपोथेसिस। सो इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस के कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये एग्जाम्पल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है या नहीं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हाइपोथेसिस होता क्या है ये देख लिया था, अब हम हाइपोथेसिस के एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, इफ आई ऐड फर्टिलाइजर टू माई गार्डन देन माई प्लांट्स विल ग्रो फास्टर। सो यहाँ पे रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आप देखते हो कि कोई सेंटेंस और कोई स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ मीन्स अगर मैं अपने गार्डन में फर्टिलाइजर ऐड करूंगी हो सकता है कि मेरे जो प्लांट्स है प्लांट्स फास्ट ग्रो करे। ओके, सो ये एक हाइपोथेसिस हो गया है, अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो सकता है। तो ये एक हाइपोथेसिस हो गई, ये रिसर्चर की एक अजम्पशन है और ये रिसर्चर का कुछ गेसेस है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, इफ आई ब्रश माई टीथ एवरी डे
then I will not develop cavities. मीन्स अगर, if मीन्स फिर से if आ रहा है, मीन्स अगर मैं डेली अपने टीथ को ब्रश करती हूँ तो कैविटीज नहीं डेवलप होगी. सो ये रिसर्चर के अगेन एक अजम्पशन है, गेसेस है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक टेम्पररी स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस. सो यहाँ पर ऑप्शन बी में भी आपको हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल गिवन है. देन ऑप्शन सी, इफ I take my vitamins every day, then I will not feel tired. So यहाँ पर अगेन आपको ऑप्शन सी में भी जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ये भी इफ से ही स्टार्ट हो रहा है. मीन्स अगर मैं विटामिन लेती हूँ एवरी डे देन मैं टायर्ड फील नहीं करूंगी. ओके, सो अगर से स्टेटमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है मीन्स ये एक हाइपोथेसिस है. यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है. दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव, बिकॉज all these are the example of hypothesis. Okay, next question. Which of the following is an example of applied research? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल गिवन है. ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए, सर्चिंग हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन. सो दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका एक जर्नल स्टेटमेंट है. जर्नल स्टेटमेंट हम फंडामेंटल रिसर्च में स्टडी करते हैं. सो ये आपका फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल होगा या अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं होगा. दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैथमेटिकल थ्योरी. सो अगेन जैसे हमने देखा था फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आपके लिए 3 वर्ड बहुत की वर्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरीज को डेवलप करता है. अब यहाँ पर कौन सी थियरी है? मैथमेटिकल थियरी है. सो फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरी डेवलप करता है ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके और वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सके. सो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको जो एग्जाम्पल गिवन है ये आपका फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल होगा, अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं होगा. दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन सी, ट्रीटमेंट ऑफ क्योर ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च. सो अप्लाइड रिसर्च में हम कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम और यू कैन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आपको अप्लाइड रिसर्च से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल और कोई डेफिनेशन हो तो उसमें आपको 2 वर्ड याद रखने हैं. एक होता है स्पेसिफिक और दूसरा होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. अगर आपके डेफिनेशन में या फिर आपके ऑप्शंस में प्रैक्टिकल वर्ड और या फिर स्पेसिफिक वर्ड गिवन होगा दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च में हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम और यू कैन से कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. और यहाँ पर हमें एक डिसीज को और ये जो कि एक स्पेसिफिक डिसीज है उसका ट्रीटमेंट रिसर्चर फाइंड आउट कर रहे हैं. दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च. यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या गिवन है हमें. A company wants to see how effective its vaccine is against COVID. The company decided to conduct several trials. Which of the following conclusion from the test is a type 2 error if the null is false? So friends, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कंपनी है और कंपनी को फाइंड आउट करना है एक वैक्सीन की इफेक्टिवनेस अगेंस्ट कोविड. ओके, यहाँ पर कंपनी ने बहुत सारे टेस्ट किए और हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए. जैसे आप देख रहे हो ऑप्शन ए, बी और सी में कंक्लूजन्स है और हमें फाइंड आउट करना है इन ऑप्शंस में से टाइप 2 एरर कौन सा होगा. ओके, सो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स है. फर्स्ट इज वैक्सीन एंड द नेक्स्ट वन इज कोविड. ओके, सो यहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी? नल हाइपोथेसिस बोलेगी वैक्सीन और कोविड ये दोनों भी वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं है. ओके, ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है हमारी. सो उस केस में हमारा टाइप 2 एरर क्या होगा? सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगेन हम टेबल में देखते हैं. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स है और हमने उस नल हाइपोथेसिस को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा जो ये एरर होगा ये टाइप 2 एरर होगा. ओके, मींस यहाँ पर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो. दैट मीन्स यहाँ पर टाइप 2 एरर होगा यहाँ पर. ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन इज द राइट आंसर बिकॉज वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड. ओके, so here option is the right answer. Then option B, vaccine is effective against COVID.
सो यहाँ पर हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बता रहा था कि वैक्सीन और कोविड में कोई रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पर ऑप्शन बी में हमें गिवन है कि नहीं, वैक्सीन और कोविड में वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव वैक्सीन है अगेंस्ट कोविड। सो यस, जब भी हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और हम उसको रिजेक्ट कर लेते हैं तो हमारा जो डिसीजन होता है, दिस इज द करेक्ट डिसीजन। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी, डेटा इनसफिशिएंट। So here option C is again incorrect because data तो sufficient है हमारे पास. That's why here option C is incorrect. So here correct option is option A. Vaccine is not effective against COVID. Okay. Next question. In experimental research, dash variables are used to explain relationships between the independent variable and dependent variable. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सा ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन हमें एक्सप्लेन करता है। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एक एग्जांपल है कि स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। तो यहाँ पर स्मोकिंग हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं। स्मोकिंग का अफेक्ट देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पर, स्मोकिंग का हम अफेक्ट देखते हैं लंग्स पर क्या हो रहा है, इसलिए लंग कैंसर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इस केस में क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है जो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन एक्सप्लेन करता है, जिसे हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल इस केस में होगा आपका टिश्यू डैमेज, बिकॉज स्मोकिंग करने से क्या होता है, आपका टिश्यू डैमेज हो रहा है, इसीलिए तो आपको लंग कैंसर हो रहा है। जब आप स्मोकिंग करते हो तो आपका टिश्यू डैमेज होता है, इसलिए आपको लंग कैंसर होता है। इसलिए यहाँ पर टिश्यू डैमेज आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाएगा। सो इंटरवेनिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। देन एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट नहीं होते हैं, फिर भी डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपका एज हो सकता है। ओके, देन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। हियर ऑप्शन ए आपको गिवन है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं, रिसर्चर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे हम करते हैं कंट्रोल वेरिएबल। सो यहाँ पर एज जो कि हमारा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल, रिसर्चर इसको कंट्रोल करेगा थ्रू आउट दी एक्सपेरिमेंट, उसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताए, उसे हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरवेनिंग वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट, two-tailed hypothesis has rejection region on both sides. Second statement, one-tailed hypothesis has rejection on only one side. Which of the following statements are true? So students, इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि टू टेल हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है। सो यस, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, हम टेबल को रिफर करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर टू टेल हाइपोथेसिस टेस्ट में रिसर्चर दोनों भी साइड टेस्ट करते हैं ग्राफ के। ओके, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। सो यहाँ पर टू टेल हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है। ओके, दैट्स व्हाई हियर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, वन टेल हाइपोथेसिस जो होता है वहां पर रिजेक्शन रीजन सिर्फ एक ही साइड पर होता है। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, जहां पर हमें जैसे पता है वन टेल हाइपोथेसिस के दो टाइप होते हैं, लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस और राइट टेल हाइपोथेसिस। ओके, सो यहाँ पर आप टेबल में देखना है आपको लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ लेफ्ट साइड पर टेस्ट करते हो, और राइट टेल हाइपोथेसिस जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ राइट साइड पर टेस्ट करते हो। सो यस, वन टेल हाइपोथेसिस में रिजेक्शन रीजन जो होता है सिर्फ एक ही साइड होता है। दैट्स व्हाई हियर स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा सेट 30, 36, 26, 36। इस क्वेश्चन में हमें एक डेटा गिवन है और इस डेटा में हमें मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मीन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो मीन का फॉर्मूला होता है सबमिशन xi अपॉन
n। तो सबमिशन मीन्स हमें जो भी डेटा गिवन है, जो भी वैल्यूज गिवन है, उनको हमें ऐड करना है। तो हमें जो डेटा गिवन है हम इसको ऐड करेंगे 30, 36, 26 एंड 36, और जितने नंबर गिवन है टोटल 1 2 3 4, उससे हमें डिवाइड करना होता है। सो आपको यहाँ पर एडिशन करना है, टोटल सारे नंबर्स को एडिशन कर लो, देन आपका आंसर आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 4। 128 डिवाइडेड बाय 4 आपका आंसर हो जाएगा 32। तो यहाँ पर आपका जो इस डेटे का मीन जो होगा वो होगा 32। दैट्स वाई यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 32। नेक्स्ट, dash is a list of books and other references that an author has used in preparing a research paper. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब रिसर्चर एक आर्टिकल लिखता है तो उसकी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को क्या कहते हैं। तो उसकी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जैसे मान लो कोई रिसर्चर है और उस रिसर्चर ने अपने आर्टिकल में कोई एक ही किसी रिसर्चर की इंफॉर्मेशन यूज की है, तो यहाँ पर वो उस रिसर्चर का नेम प्रॉपर लिखेगा या फिर उस रिसर्चर को साइट करेगा। अब मान लो उसी रिसर्चर ने एक से ज्यादा अपने आर्टिकल में किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन ली है, मीन्स यहाँ पर एक से ज्यादा रेफरेंसेस हो जाएंगे। सो एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी और लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी समरी। समरी क्या होता है, आर्टिकल को शॉर्ट में डिस्क्राइब करने को हम समरी कहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है कि रिसर्चर का जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक पर रिसर्चर अपने आर्टिकल में उस टॉपिक पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे किसी कोई फॉर्मूला दे दिया, कोई इक्वेशन दे दिया, ताकि दूसरे रिसर्चर उस टॉपिक पर आगे रिसर्च कर सके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अपेंडिक्स में कोई लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस नहीं होते। दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is negatively skewed? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव स्क्यूड होगा तो उस केस में मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि नेगेटिव स्क्यू क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा मीन्स आपके जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो इमेज होगी आपकी मिरर इमेज दिखेंगे आपको। अगर आप आपके डिस्ट्रीब्यूशन को बीच से कट कर रहे हो दैट मीन्स आपका लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होगा, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। देन पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। जैसे आप देख रहे हो इस डायग्राम में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ये लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादातर झुका हुआ है। सो इस केस में आपका सबसे छोटी वैल्यू होती है मोड, देन मीडियन एंड लास्ट इज मीन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है इस केस में। देन नेगेटिव स्क्यू क्या होता है, नेगेटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइट साइड की तरफ टिल्टेड होता है, मीन्स राइट साइड की तरफ झुका हुआ होता है। तो इस केस में आपकी सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो होती है मीन, फिर से ज्यादा मीडियन और सबसे हाईएस्ट होगी आपकी मोड। सो नेगेटिव स्क्यूड में आपकी मीन सबसे छोटा होता है, देन मीडियन एंड लास्ट इज मोड। सो ये कंडीशन होगी आपके नेगेटिव स्क्यूड में। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन, मीडियन एंड लास्ट आएगा आपका मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the variance of a set data is 196, then the standard deviation of the data is। इस क्वेश्चन में हमें वेरिएंस की वैल्यू गिवन है और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। तो अब हमें सब पहले पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो मीन वैल्यू होती है, तो मीन से आपका जो डेटा है वो कितना स्प्रेड हुआ है, मीन से कितना दूर है और अपना आपका डेटा कितना स्प्रेड है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है। अगर आपके जो डेटा है वो मीन से नजदीक है मीन्स आपका डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपका जो डेटा है वो ज्यादा स्प्रेड है, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ज्यादा है, तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा कि वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अब वेरिएंस की वैल्यू हमें गिवन है 196, हमें पता है 196 14 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी
14. So here correct option is option B 14. Standard deviation आपका हो जाएगा 14. Next, which one of the following statements is not correct? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट रिसर्च. ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए, एनी पर्सन कैन डू रिसर्च. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बिकॉज कोई भी रिसर्च परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी रिसर्च को परफॉर्म कर सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, टीचर अपनी क्लास में बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट समझा रही है और बच्चे उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे, सो टीचर क्या कर लेगी, अपना टीचिंग मेथड चेंज कर लेगी. ओके, टीचिंग मेथड टीचर चेंज कर लेगी जिससे बच्चे उस कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए. तो टीचर ने यहाँ पर क्या किया, टीचर ने रिसर्च परफॉर्म किया. ओके, सो ये भी एक टाइप का रिसर्च हो गया. So any person can do research. This is correct about research. Then आपको ऑप्शन बी गिवन है, research may be without hypothesis. So इस स्टेटमेंट में आपके लिए एक न्यू वर्ड है hypothesis. hypothesis होता क्या है? hypothesis ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के assumptions और गेसेस पर बेस्ड होता है और इसी assumption और इसी गेसेस को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग है और रिसर्चर को ये देखना है कि ये पर्टिकुलर ड्रग इस पर्टिकुलर डिसीज को क्योर कर रहा है या नहीं. तो रिसर्चर का अजम्पशन क्या होगा इस केस में कि हो सकता है शायद ये ड्रग इस डिसीज को क्योर करे. सो रिसर्चर का एक अजम्पशन है, रिसर्चर का मानना है. बस इसी मानने को, इसी अजम्पशंस को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं और उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस. अब कोई कोई रिसर्च ऐसी होती है जिसमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है उसमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है. अब हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है. अब इस क्वेश्चन के लिए हम बस इतना देखेंगे कि ऐसे रिसर्च जो होती है विदाउट हाइपोथेसिस भी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे देखना है, मुझे स्टडी करना है बटरफ्लाइज के बारे में कि बटरफ्लाइज के आईज कैसे होते हैं, उनके कलर्स कैसे होते हैं, उनके विंग्स कैसे होते हैं, उनके मूवमेंट कैसे होते हैं. सो बस मैं क्या कर रही हूँ, मेरा नॉलेज एक्सपांड कर रही हूँ और मैं कोई एरिया को एक्सप्लोर कर रही हूँ. सो यहाँ पर मुझे हाइपोथेसिस की तो कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रही हूँ. सो इस केस में क्या होता है, रिसर्च में कभी कभार हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है. दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा. Then option C आपको given है, research is not always systematic. Means research always systematic नहीं होती है, इसका मतलब है. बट हमने देखा था research must always be systematic. research systematic होनी ही चाहिए. अगर आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक नहीं होती है तो आपकी रिसर्च इनवैलिड हो जाएगी. सिस्टमैटिक मीन्स व्हाट, आपको प्रॉपर स्टेप्स स्ट्रक्चर परफॉर्म करना होता है और आपको रैंडमली कोई भी स्टेप्स आप रिसर्च में परफॉर्म नहीं कर सकते. ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा. दिस इज नॉट करेक्ट अबाउट रिसर्च और हमें क्वेश्चन में भी यही फाइंड करना है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट रिसर्च. दैट्स वाई आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेरिएंस ऑफ दिस सेट 10, 12, 15 एंड 11. इस क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है और हमें वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हमें पता होना चाहिए कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है. सो वेरिएंस इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ xi माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन n. सो यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको सारे टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए. सो म्यू जो होता है आपका ये होता है मीन, xi आपका होता है डेटा पॉइंट एंड n होता है आपका नंबर ऑफ डेटा पॉइंट. अब ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है इसमें मीन आपको गिवन है. सो हम पहले मीन कैलकुलेट करेंगे. सो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना होता है. तो स्टेप 1 में हम मीन कैलकुलेट करेंगे. सो आप स्टेप्स के थ्रू जाइएगा. सो आपको कैसे कैलकुलेट करना है वेरिएंस ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा. तो स्टेप 1 में हम मीन कैलकुलेट करेंगे. सो मीन को हम म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. सो म्यू इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ xi अपॉन n. सो यहाँ पर जो डेटा में सारे पॉइंट्स गिवन है, डेटा पॉइंट्स, इसको आपको ऐड करना है. 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 11 डिवाइडेड बाय n. नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4. सो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 करना है आपको. ये हो जाएगा आपका 48 अपॉन 4. सो ये आपका हो जाएगा 12. देन स्टेप 2 में अब हमने मीन कैलकुलेट कर लिया. स्टेप 2 में हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे. वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए
आपका जो वेरिएंस का फॉर्मूला है आपको यही यूज करना है। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो सबमिशन साइन। सबमिशन साइन कब यूज करते हैं? जब हम टर्म्स को ऐड करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमको एडिशन करना है। सो इसी टर्म को यूज करते हुए आपको ये सारे टर्म्स को ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया x1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x2 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x3 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x4 माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सो यहाँ पर आपका x1 क्या है? 10 माइनस मीन की वैल्यू क्या है? म्यू मीन्स यहाँ पर मीन होता है और मीन की वैल्यू आपकी है 12। सो यहाँ पर आपको 12 पुट करना है ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है आपका? 12। सो 12 और मीन की भी वैल्यू आपकी 12 है। सो माइनस 12 स्क्वायर आ जाएगा प्लस x3 क्या है? 15। 15 माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस x4 क्या है? 11। 11 माइनस 12 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n क्या है आपका? नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं? टोटल 4। सो n की जगह पर आपको 4 पुट करना है। देन 10 माइनस 12 आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देन 11 माइनस 12 इज माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 प्लस 0। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है इसलिए हम 0 को नहीं लिखेंगे। 3 का स्क्वायर आपका होता है 9 माइनस 1 का, और माइनस में जब भी आपको कोई भी माइनस का स्क्वायर लेते हो आप तो उसका हो जाता है प्लस आपका। सो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पर हो जाएगा 14/4। 14/4 को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका वेरिएंस हो जाता है इस केस में 3.5। तो आपका वेरिएंस हो जाएगा 3.5। अगर इसी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करना होता तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करते हैं आप? वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 आप डालते हो वैल्यू एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन में हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना था और वेरिएंस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.5। सो बस आपको ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन में बस आपको वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है। देन स्टेप 1 में मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने के बाद इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हर एक टर्म को ऐड करना है एंड देन आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट करना है। बस आपको फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से याद करना है और स्टेप्स याद रखने हैं। फॉर दिस क्वेश्चन वेरिएंस इज 3.5. So here option C is the right answer. So I hope students the standard deviation, mean, median and mode, the concept of everything is clear to everyone. And R is a, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि R क्या होता है। So R एक फ्री स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करा जाता है फॉर डेटा क्लीनिंग, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशंस के लिए। अब ये जो R होती है ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो स्पेशली डेवलप हुई है फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस के लिए। सो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। R जो है आपकी एक फ्री स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका यूज किया जाता है फॉर डेटा क्लीनिंग, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के लिए है। और R एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्पेशली डेवलप हुई है फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर। सो ये एक डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड अ रिसर्चर कैन एनहांस हिज और हर स्टडीज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड के थ्रू रिसर्चर अपने स्टडी को क्या करते हैं। सो रिमेंबर, डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड के थ्रू रिसर्चर अपने स्टडी को ये बताते हैं कि उनकी स्टडी, उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो वैलिड है। अब आपको पता होना चाहिए कि डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड होता क्या है। सो डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड वो मेथड होता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हो और आप रिजल्ट फाइंड आउट करते हो कि डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उससे क्या आपके रिजल्ट जो आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं या फिर नहीं। अब जैसे आप नेम में ही मीनिंग देख रहे हो, डेटा ट्रायंगुलेशन मीन्स कुछ ट्रायंगल शेप का आपका एनालिसिस होगा इस मेथड में। जैसे आप देख रहे हो इस फिगर में, आप मान लो आपने क्या किया, पहले एक मेथड से डेटा कलेक्ट किया और फिर रिजल्ट फाइंड आउट करा और आपको कुछ रिजल्ट आ रहा है और आपने क्या किया,
दूसरा मेथड यूज कर डेटा कलेक्ट करा और इससे रिजल्ट निकाला और उसका रिजल्ट भी सेम ही आ रहा है, मीन्स आपकी जो स्टडी है वो वैलिड है, आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो वैलिड है। सो डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड रिसर्चर की स्टडी को इनहेंस करता है, मीन्स उनकी स्टडी को वैलिड बताता है कि उनकी स्टडी, उनके जो रिजल्ट है वो वैलिड है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hypothesis that suggests that a cause and effect relationship between the variables is referred to। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी हाइपोथेसिस होती है जो हमें बताती है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन दी वेरिएबल्स। सो वो हाइपोथेसिस आपकी होती है कॉजल। जैसे आप देख रहे हो, कॉजल का मीनिंग ये होता है कॉज एंड इफेक्ट, मीन्स एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द वेरिएबल, ये देखने के लिए हम कॉजल हाइपोथेसिस यूज करेंगे। देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बताती है कि आपके जो वेरिएबल्स है उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये नहीं बताती है कि आपके जो वेरिएबल्स है उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट ही रिलेशनशिप है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या बताती है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल, बट हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में कौन सी हाइपोथेसिस बताती है, बट नल हाइपोथेसिस तो कोई रिलेशन ही नहीं बताती है बिटवीन दी वेरिएबल्स। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कॉजल हाइपोथेसिस। कॉजल हाइपोथेसिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है बिटवीन दी वेरिएबल्स। नेक्स्ट, data derived from reliable measurement of observation is known as। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा डेटा जो हमें रिलायबल मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू मिलता है वो डेटा को हम क्या कहते हैं। सो उस डेटा को हम कहते हैं इंपेरिकल डेटा। इंपेरिकल डेटा वो डेटा होता है जो आपके रिलायबल मेजरमेंट, जो आपको ऑब्जर्वेशंस और जो आपके खुद के एक्सपीरियंस से बेस्ड होता है, और उस डेटा को हम कहते हैं एम्पेरिकल डेटा। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए है एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक्सपेरिमेंटल डेटा वो डेटा होता है जो आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर डेटा फाइंड आउट करते हो, कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हो, सो वो हो जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी इथनोग्राफिक डेटा। इथनोग्राफिक डेटा जो कल्चर्स पर बेस्ड होता है, वो इंफॉर्मेशन से कल्चर्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिलती है उस डेटा को आप कहते हैं इथनोग्राफिकल डेटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा वो डेटा होता है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस के थ्रू, जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर्स, ओके, इन सारे चीजों के थ्रू मिलता है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा, जिसको आप ऑब्जर्व नहीं करते हो, मेजर भी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एम्पायरिकल डेटा। एम्पायरिकल डेटा वो डेटा होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो, जो आपके एक्सपीरियंस पर और जो आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेसिस डेटा होता है, उसे हम कहते हैं एम्पायरिकल डेटा। नेक्स्ट, फाइंड मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट 19, 24, 28, 29, 30, 34, 38, 42, 49, 51, 51, 61 एंड 64। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक डेटा गिवन है और हमें इसका मोड फाइंड आउट करना है। अब मोड क्या होता है? मोड आपके ऑब्जर्वेशन में और यू कैन से आपके डेटा पॉइंट में ऐसी वैल्यू होती है जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रही है, और ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। जैसे आप देख रहे हो इस डेटा में आपके पास 51 जो है, 51 वैल्यू ये 2 बार रिपीट हो रही है, सो इस डेटा का मोड हो जाएगा आपका 51। सो हियर मोड इज 51, ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, find median for the following data set 19, 24, 28, 29, 30, 34, 38, 42, 49, 51, 51, 61 and 64। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमें सेम डेटा सेट गिवन है और हमें इस डेटा सेट का मीडियन फाइंड आउट करना है। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन वो होता है जो आपके ऑब्जर्वेशन में और आपके जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उसमें जो मिडिल वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू को आप कहते हैं मीडियन। अब जैसे आपको ये जो डेटा सेट गिवन है, ये इस डेटा में आपको मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो रिमेंबर, जैसा कि मैंने आपको हमारे लेक्चर्स में बताया था, मीडियन क्या होता है? आपके डेटा की मिडिल वैल्यू। सो मीडियन फाइंड आउट करने के
2 स्टेप्स मैंने आपको बताया था। सो स्टेप 1 आपका ये था। स्टेप 1 में आप आपके डेटा को अरेंज करते हो लोअर से हायर लेवल में। अब जैसे आपका जो डेटा सेट, आपको जो ये डेटा गिवन है इस क्वेश्चन में, वो ऑलरेडी अरेंज्ड ही है लोअर से हायर वैल्यूज में। सो आपको यहाँ पर स्टेप 1 में कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपका डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है। देन स्टेप 2 में आप ये देखते हो कि आपका जो डेटा गिवन है, आपके डेटा में जो डेटा पॉइंट्स है, जो ऑब्जर्वेशन है, आपके नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, वो ऑड है या फिर इवन है। अगर आपका जो डेटा पॉइंट्स, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आपके ऑड होते हैं, तो उस केस में आपकी जो मीडियन की वैल्यू होंगी सिर्फ एक ही मीडियन वैल्यू होंगी। बट अगर आपका जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है वो इवन है, तो इस केस में आपकी जो मिडिल वैल्यू होती है, मींस जो आपका मीडियन होता है उसकी वैल्यू 2 होती है। आप 2 मिडिल वैल्यू लेते हो, देन उस 2 वैल्यू का एवरेज फाइंड आउट करते हो। तो आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन में आपको जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स गिवन है, ये ऑड है या इवन है, ये हम पहले देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। मीन्स ये आपका जो डेटा सेट आपको गिवन है, जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है यहाँ पर 13 है, इसलिए ये ऑड हो गया आपका डेटा। सो इस केस में आपका जो मीडियन की वैल्यू होगी सिर्फ एक ही आएगी। दैट मीन्स अगर आप लेफ्ट साइड से आपके डेटा को काउंट करते हो, तो अगर आप मीडियन मान लो अपने 7 नंबर पर मान लिया, और राइट साइड से भी आप जाते हो, तो आपका जो 7 नंबर पर है यही नंबर आ रहा है। दैट मीन्स आपका जो मीडियन है इस केस में 38 होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका ऑड नंबर, ऑड डेटा था, इसलिए यहाँ पर एक ही आपकी मिडिल वैल्यू आई, मीन्स मीडियन एक ही होगा। अगर आपका इवन होता डेटा, तो यहाँ पर आपकी 2 वैल्यू आती मीडियन वैल्यू, और उसका आप एवरेज लेते हो। बट फॉर दिस क्वेश्चन 38, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट मेजर वेरिएबल्स एट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो किस वेरिएबल को मेजर करते हैं। सो रिमेंबर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट, एंड नेक्स्ट होता है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है? पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें आप आपके पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल अज्यूम करते हैं। मीन्स आपकी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। देन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें आप आपके जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो। सो यही डिफरेंस होता है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बीच का। अब इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से वेरिएबल्स को मेजर करता है। सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपके नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल लेवल ऑफ स्केल इस वेरिएबल्स को मेजर करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्डिनल लेवल। नेक्स्ट, अ स्टडी इज रिलायबल व्हेन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपकी स्टडी कब रिलायबल होगी। अब रिलायबल का मतलब क्या होता है? मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आपने उस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म किया, और बार बार परफॉर्म करने से आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट हर बार आपका सेम ही रिजल्ट आ रहा है, तो उस केस में आपको होगी कि आपकी जो स्टडी है वो रिलायबल है। अब एग्जाम्पल के हम थ्रू समझते हैं। मान लो आप वेइंग मशीन में आप वेट कर रहे हो, एक वेइंग मशीन है, आपने उसमें वेट किया और आपने 3 बार वेट किया, और तीनों भी बार आपका 70 ही वेट आ रहा है। तीनों बार अलग अलग टाइम पर आपने वेट किया, और आपका वेट जो है तीनों भी बार सेम ही आ रहा है, मीन्स तीनों भी बार 70 ही आ रहा है। तो आप ये कहोगे कि आपकी जो वेइंग मशीन है वो क्या है? रिलायबल है। सो उसी तरीके से अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और बार बार आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, और आपका जो रिजल्ट आ रहा है और बार बार सेम ही रिजल्ट आ रहा है, तब आप कहोगे कि आपकी जो स्टडी है वो रिलायबल है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहले हम ऑप्शन डी देखेंगे। इट वाज कंडक्टेड बाय अ रेप्यूटेबल रिसर्चर हु कैन बी ट्रस्टेड। सो इस क्वेश्चन में, सॉरी, इस ऑप्शन में हमें ये बताया गया है कि अगर कोई फेमस रिसर्चर रिसर्च करता है, तो उस स्टडी को आप रिलायबल कहोगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई फेमस रिसर्चर है, उसने जो भी रिसर्च की होगी, वो उसकी स्टडी को आप रिलायबल नहीं कहोगे, क्योंकि कोई रिसर्चर फेमस है और वो रिलायबल स्टडी से उसका कोई लेना देना नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी,
द फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर सोशल फेनोमेना। फाइंडिंग्स मीन्स रिजल्ट्स, आपने कोई रिसर्च परफॉर्म किया, आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आप जनरलाइज कर रहे हैं टू अदर सोशल फेनोमेना। तो आप जनरलाइज तो कर रहे हो लेकिन सोशल फेनोमेना में ही, अगर आप जनरल करें तो सिर्फ सोशल फेनोमेना में ही क्यों जनरलाइज कर रहे हो। सो अगेन जनरलाइज्ड और रिलायबिलिटी में कोई लेना देना नहीं है और कोई लिंक नहीं है। दैट्स व्हाई अब आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, द मेथड्स आर आउटलाइन इन द डिस्कशन क्लियरली इनफ फॉर द रिसर्च टू बी रेप्लिकेटेड। तो आप आपके रिसर्च में आपने जो भी मेथड्स यूज किए हैं आपने उसको क्लियरली डिफाइन करे, क्लियरली डिस्कस करे हैं, ताकि दूसरे रिसर्चर उस रिसर्चर को फर्दर आगे मूव कर सके और उस रिसर्च आगे और उस रिसर्च को रिपीट कर सके। इसलिए ये ऑप्शन और रिलायबिलिटी से कोई लेना देना भी नहीं है, बिकॉज रिलायबिलिटी हमें क्या बता रहा है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और आपके बार बार सेम रिजल्ट आ रहे हैं तो उससे हम कहेंगे कि आपकी जो स्टडी है वो रिलायबल है। मेथड्स अगर आप क्लियरली डिफाइन कर रहे हो, यस आपको मेथड क्लियरली डिस्कस करना चाहिए, क्लियरली डिस्क्राइब करना चाहिए, वो सही है, लेकिन इस ऑप्शन से और रिलायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, द मेजर्स डिवाइस फॉर कॉन्सेप्ट आर स्टेबल ऑन डिफरेंट ओकेजन। तो स्टेबल का मतलब यहाँ पर होता है सेम। क्या अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर हर बार अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उससे जो रिजल्ट आ रहे हैं हर बार सेम आ रहे हैं, तब आप उस केस में कहोगे आपकी जो स्टडी है वो रिलायबल है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द मेजर्स डिवाइस फॉर कॉन्सेप्ट आर स्टेबल ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में हमें कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल गिवन है। ओके, अब क्वांटिटेटिव मींस जो नंबर्स के फॉर्म में, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होता है, जो नंबर्स को डिस्क्राइब करता है और जो वेल डिफाइंड होता है। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस एंड सेकेंड होता है डिस्क्रीट। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होगा, जैसे मान लो आपकी जो वैल्यूज होंगी, आपके जो नंबर्स होंगे ऐसे होंगे 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 3, जिसमें हर एक वैल्यू पॉसिबल हो। अब डिस्क्रीट वेरिएबल कैसे होंगे, जिसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें पॉइंट्स में जो वैल्यू आती है वो पॉसिबल नहीं हो सकते। जैसे 1 और 2 के बीच में जो सारी वैल्यूज होंगी इसमें पॉसिबल नहीं होंगी, तो उसे आप कहते हो डिस्क्रीट वेरिएबल। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। सब हम वन बाय वन ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय फुटबॉल। सो फुटबॉलर से जो गोल्स हुए हैं, जैसे आप कहते हो फुटबॉलर्स के जो गोल्स होंगे वो उसके स्कोर कैसे होंगे, स्कोर्स कैसे होंगे, 1, 2, 3, 4, 0 भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते स्कोर 1.1 हुआ है, 2.1 हुआ है। दैट मीन्स ये जो है आपका ये डिस्क्रीट में आएगा, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल में नहीं होगा। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, पॉपुलेशन ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की पॉपुलेशन, जैसे इजिप्ट की पॉपुलेशन आप बोलोगे 70,000, 80,000 है। अब ऐसा नहीं कहोगे कि 70.5 ऐसा 70.5 ऐसा नहीं कहोगे आप, ओके 70.6 ऐसा कुछ नहीं कहोगे आप एक एग्जैक्ट नंबर बताओगे 70, 60, 40, 50, ओके। सो ये भी आपका डिस्क्रीट में आएगा। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, नंबर ऑफ जूस बॉटल्स सोल्ड बाय स्टोर। एक स्टोर ने कितने जूस की बॉटल्स सोल्ड किए हैं, कितने सेल किए हैं उन्होंने। जैसे कोई कहेगा कि मैंने 5 किया है, कोई 7, कोई 10, कोई ऐसा नहीं कहेगा मैंने 5.5 बॉटल सेल किया है। ओके, सो ये भी आपका डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल होगा। दैट्स व्हाई पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ क्रॉसवर्ड पजल। एक पजल को कितना टाइम लगा है कंप्लीट करने में। तो टाइम कैसा हो सकता है, टाइम 1 हो सकता है, 1.1 आवर्स हो सकता है, 2 आवर्स हो सकता है, 2.5 आवर्स हो सकता है। तो टाइम में हर एक वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो टाइम जो होगा आपका, यहाँ पर टाइम ही आपको मेन फोकस करना है। सो टाइम आपका कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ क्रॉस वर्ड पजल। नेक्स्ट,
सैम्पलिंग इन विच अ सैम्पलिंग यूनिट कैन बी रिपीटेड मोर देन वंस इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपकी जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है उसमें जो आपकी सैम्पलिंग यूनिट होती है, सो एक सैम्पलिंग यूनिट है उसका बार बार रिपीट होने का चांस हो रहा है, सो उस सैम्पलिंग को आप क्या कहोगे? तो उस सैम्पलिंग को आप कहते हो सैम्पल विथ रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। अब कैसे? इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं। मान लो ये आपकी पॉपुलेशन है। अब ये पॉपुलेशन है, आपने आपके पॉपुलेशन में से रैंडमली एक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया जो कि आपका सैंपल बन गया। यह हो गया आपकी एक सैम्पलिंग यूनिट। ओके, ये हो गई आपकी एक सैम्पलिंग यूनिट। अब मान लो इस पर्सन को आपने फिर से पॉपुलेशन में भेज दिया। अब फिर से आपने पॉपुलेशन में भेज दिया तो ये आपके इस तरीके से हो जाएगा फिर से पॉपुलेशन। अब फिर से मैंने कलेक्ट कर लिया, रैंडमली सिलेक्ट कर रही हूँ मैं, तो फिर से हो सकता है ये पर्सन के सिलेक्ट होने का चांस फिर से हो। तो अगर मैं इस पर्सन को एक बार सिलेक्ट करके फिर से पॉपुलेशन में भेज दूं तो उस पर्सन का चांस फिर से हो सकता है सिलेक्ट होने का। अगर मान लो इस पर्सन को मैंने फिर से नहीं भेजा पॉपुलेशन में, इस पर्सन को मैंने यहीं पर रखा, तो इस पर्सन का चांस होगा कि फिर से सिलेक्ट होने का नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको फिर से पॉपुलेशन में नहीं भेज दी हूँ, मैंने इसको अपना सैंपल यूनिट बनाकर इसको बाहर ले लिया। मीन्स यहाँ पर आपकी ब्लैंक स्पेस हो जाएंगी, ये पर्सन फिर से सिलेक्ट नहीं होगा। सो इस केस में आप ये बोलोगे कि आपकी जो सैम्पलिंग है वो हो जाएगी आपकी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट क्या होता है? आपने पॉपुलेशन में से एक पर्सन लिया है, एक सैंपल यूनिट लिया है, उसको सेलेक्ट कर लिया है जो कि आपकी सैम्पलिंग यूनिट बन गया है। अगर आप इसको फिर से पॉपुलेशन में भेजते हो और आप फिर से पॉपुलेशन में से अपना सैंपल सेलेक्ट करते हो तो हो सकता है ये पर्सन का फिर से बार बार रिपीट होने का चांस हो, फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो। अगर इस पर्सन को आपने सिलेक्ट होने के बाद फिर से इस पॉपुलेशन में नहीं भेजा सो उस पर्सन का सिलेक्ट होने का चांस 0 हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सो फॉर दिस क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसी सैम्पलिंग जिसमें एक पर्सन का और एक सैम्पलिंग यूनिट का बार बार रिपीट होने का चांस हो उसे आप कहते हो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। और सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट को आप SRSWR भी कहते हो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट को आप कहते हो SRSWOR, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपको ये याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना है और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो आप नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप आपकी कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हो। तो अगर मैं मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करूंगी तो मुझे जो सही लगता है मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से, मैं मान लो मुझे ये और ये पर्सन से मुझे लगता है इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मैं इसके थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ, तो ये सारे लोगों का चांस होने का सिलेक्ट 0 हो जाएगा, ये सारे लोग सिलेक्ट कभी हो ही नहीं पाएंगे। सो उसे हम कहते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें आप आपकी कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। फिर से एक बारी हम देख लेते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होता है? पॉपुलेशन में से आपने एक मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया और वो आपकी सैम्पलिंग यूनिट बन गई, फिर आपने क्या करा, ये पर्सन को फिर से पॉपुलेशन में भेज दिया और फिर से अपने पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, सो हो सकता है ये पर्सन का सिलेक्ट होने का चांस फिर से हो, फिर से ये पर्सन सिलेक्ट हो जाएगा। सो उस केस में, और इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च को हम और क्या कहते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च को हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन। सो रिसर्च डिजाइन क्या होता है? रिसर्च डिजाइन में आप सब कुछ पहले से प्लान कर लेते हो कि आप आपकी रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो। ओके, ब्लूप्रिंट का ही मतलब होता है कि प्लान। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये डिसाइड कर लूंगी कि रिसर्च करने से पहले मैं किन मेथड से डेटा को कलेक्ट करूंगी, कौन कौन से टेक्निक्स यूज करूंगी, कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे, बाय इंटरव्यूज और बाय ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो ये सारे चीजें हम पहले ही से डिसाइड कर लेते हैं, सो उसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट और रिसर्च डिजाइन। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रिसर्च डिजाइन।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In research report dash is used to acknowledge indebtedness। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब रिसर्चर अपने रिसर्च में रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो अपने रिसर्च रिपोर्ट में जब लोगों को थैंक्स करते हैं और या फिर यू कैन से किसी के टूवर्ड्स किसी के प्रति थैंकफुल है रिसर्चर, तो वो अपने रिसर्च में उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं। सो वो किस सेक्शन में उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जहां पर रिसर्चर जिन भी पुराने रिसर्चर का इंफॉर्मेशन टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उनको प्रॉपर उनका नेम लिखते हैं जिसको हम कहते हैं रेफरेंस। तो यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में किसी रिसर्चर किसी लोगों का थैंक्स नहीं करते, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, जैसे आपने आपके बुक में भी देखा होगा, इंडेक्स होता है जहाँ पर आपको प्रॉपर जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो प्रॉपर मेंशन किया जाता है विद पेज नंबर। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इंडेक्स में भी रिसर्चर किसी को थैंक्स नहीं कहते हैं, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, अपने रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर अपेंडिक्स लिखते हैं जहाँ पर रिसर्चर कुछ अपने टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे इक्वेशंस हो गई, कुछ इक्वेशन रिएक्शंस हो गए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज कर कर आगे रिसर्च परफॉर्म करे। अगेन अपेंडिक्स में रिसर्चर किसी को थैंक्स नहीं करते, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हियर ऑप्शन डी एक्नॉलेजमेंट्स। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज रिसर्चर अपने रिसर्च में जिन लोगों ने उनकी हेल्प की होंगी रिसर्चर उन लोगों का नेम एक्नॉलेजमेंट में प्रॉपर मेंशन करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर रिसर्चर ऐसा नहीं करते अपने रिसर्च में, सो उनकी रिसर्च अनएथिकल हो जाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिसर्च फोकसेस ऑन establishing causal relationships with controls among variables, independent moderator and dependent is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है इसे कौन सी रिसर्च होती है जिसमें आप कॉजल रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो, मींस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो अब ऐसी कौन सी रिसर्च होती है, वो होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब हमको यहाँ पर देखना है स्मोकिंग का कैसा इफेक्ट हो रहा है लंग्स पर। क्या स्मोकिंग ज्यादा करने से लंग्स पर कैसा इफेक्ट हो रहा है, जो पर्सन स्मोकिंग कम करते हैं तो उनके लंग्स पर कैसा इफेक्ट हो रहा है। सो आप जैसे देख रहे हो स्मोकिंग को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर स्मोकिंग आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और हम लंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। सो रिमेंबर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज और मैनिपुलेट कर सकते हो और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। सो ये होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जहां पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हो। सो देन रिमेनिंग ऑप्शंस भी हम देखेंगे जो इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है एक्सपोज्ड फैक्टो। एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च जो होती है वो आपकी कोई इंसिडेंट हैपन हो जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट हैपन हो जाता है, उसके बाद आप उस प्रॉपर उस एक्सीडेंट पर और उस इंसिडेंट पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, उसे हम कहते हैं एक्सपोज फैक्टो। एक्सपोज फैक्टो में आप कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते बिटवीन दी वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में आप कॉज ऑन इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते बिटवीन दी वेरिएबल्स, आप पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी सर्वे। सर्वे आप सर्वेस के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हो, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज क्या होता है। तो रिसर्च रिपोर्ट जिसे हम थीसिस भी बोलते हैं, सो थीसिस का फर्स्ट पेज होता है टाइटल पेज, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन टाइटल पेज के बाद आता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स जैसे आपने आपकी बुक्स में देखा होगा कि कंटेंट लिखा होता है और कौन सा कंटेंट और कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है आपको ये प्रॉपर मेंशन होता है, ऐसे ही
थीसिस में और रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर इंडेक्स लिखते हैं। सो इंडेक्स आपके टाइटल पेज के बाद आता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी गिवन है, अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये आपके रिसर्च रिपोर्ट के और थीसिस के ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आते हैं। अपेंडिक्स में रिसर्चर क्या करते हैं, उनका जो प्रॉपर टॉपिक होता है उस टॉपिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आगे रिसर्च परफॉर्म करे। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अपेंडिक्स आपके रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज नहीं होता है। देन बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं एक सेट ऑफ, और यू कैन से बिब्लियोग्राफी एक रेफरेंस होता है, लिस्ट ऑफ रेफरेंस। सो रेफरेंस क्या होता है, जिसमें रिसर्चर कोई और रिसर्चर का इंफॉर्मेशन और कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करता है। सो रिसर्चर उनका प्रॉपर नेम मेंशन करता है, सो उसे हम कहते हैं रेफरेंस, और एक लिस्ट ऑफ रेफरेंस और सेट ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। दैट्स व्हाई यहाँ पर बिब्लियोग्राफी भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज बिब्लियोग्राफी भी आपके रिसर्च रिपोर्ट का और थीसिस का फर्स्ट पेज नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, टाइटल पेज। टाइटल पेज आपके रिसर्च रिपोर्ट का और थीसिस का फर्स्ट पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when ranks are assigned to objects based on their properties or characteristics, then the level of measurement is described as। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को उसके प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड किया गया एंड देन उस ऑब्जेक्ट को रैंक भी किया गया। सो ये लेवल ऑफ मेजरमेंट कौन सा लेवल ऑफ मेजरमेंट के अंडर लाई करेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सो रिमेंबर, लेवल ऑफ मेजरमेंट में 4 टाइप्स के लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं। एक होता है नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, इंटरवल एंड लास्ट इज रेशो। सो नॉमिनल में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट को उसके प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कैटेगराइज करते हो, डिवाइड करते हो। सो वो आ जाएगा आपका नॉमिनल में। देन ऑर्डिनल में क्या होता है, आप उस ऑब्जेक्ट के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और वो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हो, देन रैंक भी करते हो। सो वो आ जाएगा आपका ऑर्डिनल में। देन इंटरवल में क्या होता है, ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, लेकिन इंटरवल जैसा नेम में ही मीनिंग है इंटरवल। इंटरवल मीन्स एक आप पर्टिकुलर इंटरवल पर चीजों को अरेंज करते हैं, नंबर्स को अरेंज करते हैं। एंड इंटरवल में आपको एक बात याद रखनी है कि इंटरवल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। देन लास्ट है आपका रेशो। रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट में क्या होता है, इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, बट रेशो में क्या होता है, जीरो का मीनिंग होता है। सो ये हो गए आपके बेसिक डिफरेंस, कि ये आपके 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट के मैंने बेसिक डिफरेंस आपको समझा दिया है। और अगर हम हमारे जो नोट्स है उसमें मैंने और डीप में इसको बहुत अच्छे से समझाया है, तो जिसके पास नोट्स है आप उसको रिफर करिए। देन जैसे हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिवाइड किया है, एज वेल एज उसको रैंक भी दिया है, तो वो स्केल ऑफ मेजरमेंट हो जाएगा आपका ऑर्डिनल। सो ऑर्डिनल में आप क्या करते हो, उस ऑब्जेक्ट को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड करते हो, कैटेगराइज करते हो और उसको रैंक भी देते हो। सो वो आपका हो जाता है ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्डिनल मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following sampling methods would be the scope for investigation bias be the highest। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा सैम्पलिंग मेथड होता है जिसमें रिसर्चर का चांस होता है कि वो रिसर्चर ज्यादा बायस हो, मीन्स रिसर्चर का झुकाव हो, उसमें रिसर्चर अपने हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करे। वो कौन से सैम्पलिंग मेथड होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ऑप्शन ए, बी और सी में आपको गिवन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ये तीनों भी आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के टाइप होते हैं, जिसमें रिसर्चर रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। इसमें रिसर्चर का कोई बायसनेस नहीं होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन डी गिवन है जजमेंट सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जजमेंट सैम्पलिंग ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है, और जिसको आप पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हो। सो रिमेंबर, जजमेंट सैम्पलिंग को आप पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हो, आपको ये याद रखना है। देन
जजमेंट सैम्पलिंग में आप किस तरीके से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करोगे, तो आपको इस फिगर में देखना है। मान लो ये रिसर्चर है, रिसर्चर को अपनी पॉपुलेशन है, रिसर्चर की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, जजमेंटल सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने नॉलेज, अपने जजमेंट के बेसिस पर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर रिसर्चर को लग रहा है कि मुझे इस पर्सन से, मुझे इस पर्सन से, मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकते हैं, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो मैं उन पर्सन को अपने पॉपुलेशन में से ले लूंगा और उनको अपना सैंपल बना लूंगा और उन पर स्टडी करूंगा। सो रिमेंबर, जजमेंटल सैम्पलिंग में रिसर्च अपने पर्पस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। अब मान लो ये पॉपुलेशन है और रिसर्चर को स्टडी करना है कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है लंग्स पर, यहाँ पर रिसर्चर को ये फाइंड आउट करना है। तो रिसर्चर इस पॉपुलेशन में से उन लोग को सिलेक्ट करेंगे जो स्मोकिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, रिसर्चर को ये लगता है कि ये स्मोकिंग करता है, ये स्मोकिंग करता है, सो मैं उन्हीं को लूंगा और उनके थ्रू डेटा को कलेक्ट करूंगा। तो जजमेंटल सैम्पलिंग, जिसको आप पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हो, तो रिसर्चर इसमें अपने नॉलेज, अपने जजमेंट, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करता है और इस मेथड में रिसर्चर का बायस होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जजमेंट सैम्पलिंग। नेक्स्ट, a document which represents the research problem, its significance and an apparently credible way to address the same is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप आपके रिसर्च प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर रहे हो, उसमें आपके रिसर्च प्रॉब्लम का, आप जो रिसर्च कर रहे हो, जो टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो, उसका इंपॉर्टेंस बताते हो और आप उस रिसर्च को कैसे परफॉर्म करोगे, कौन कौन से मेथड्स यूज करोगे, किस तरीके से आप रिसर्च करोगे, कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे, आप सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट में लिखते हो। सो उस डॉक्यूमेंट को आप क्या कहते हो, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। सो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप आपके रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो, सारी चीजें मेंशन करते हो, वो होता है आपका रिसर्च प्रपोजल। सो रिसर्च प्रपोजल ये 7 to 8 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप ये बताते हो कि मेरी रिसर्च का टॉपिक ये है, इसका इंपॉर्टेंस ये हो सकता है, मैं इस तरीके से अपनी रिसर्च को परफॉर्म करूंगा, ये मेथड्स यूज करूंगा, ये स्टेप्स यूज करूंगा। सो रिमेंबर, आप जब भी आप रिसर्च करते हो तो आप रिसर्च प्रपोजल आपको देना होता है आपके गाइड्स को। तो आपको ये रिसर्च प्रपोजल में ये बताना होता है कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप किस मेथड से डेटा को कलेक्ट करोगे, आप सारी चीजें लिखते हो। सो जब आपकी रिसर्च प्रपोजल अप्रूव होगी, जब आपकी रिसर्च प्रपोजल अप्रूव होगी तभी आप रिसर्च परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपकी रिसर्च प्रपोजल अप्रूव नहीं होती है तो आप आगे रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको, जब आप रिसर्च परफॉर्म करोगे तो आपको रिसर्च प्रपोजल, ये डॉक्यूमेंट आपके गाइड को आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन ये तो एक रिसर्च का क्वेश्चन होता है, इसको आप डॉक्यूमेंट नहीं कहोगे, एक क्वेश्चन होता है। मान लो आपको यहाँ पर स्टडी करना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वाटर एंड प्लांट ग्रोथ। यहाँ पर आपको रिलेशन देखना है कि वाटर और प्लांट की ग्रोथ के बीच में कैसा रिलेशन है। ये आपका रिसर्च क्वेश्चन हो गया, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करना है, ये आपका रिसर्च का क्वेश्चन हो गया। ये तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये एक ही क्वेश्चन है, इसको आप डॉक्यूमेंट नहीं कहोगे। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट 1 और 2 लाइन का स्टेटमेंट होता है, उसे आप डॉक्यूमेंट नहीं कहोगे। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन से आपको गिवन है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एम और गोल्स। क्या आप रिसर्च क्यों करना चाहते हो, आपका एम क्या है, उससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अगर आप जो रिसर्च कर रहे हो उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो गए या फिर नहीं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रिसर्च प्रपोजल। नेक्स्ट, फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि फंडामेंटल रिसर्च को और हम क्या कहते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च होती क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं ताकि उनके जो नॉलेज है, अब उनकी नॉलेज इंक्रीज हो और वो जिनकी क्यूरियोसिटी को वो फुलफिल कर सके, उनको जानना होता है
उनको जानने की चाहत होती है कि मुझे जानना है, इसलिए उनको अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना होता है, इसलिए वो फंडामेंटल रिसर्च परफॉर्म करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि फंडामेंटल रिसर्च को और हम क्या कहते हैं। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखेंगे। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होती है? जिसमें आप कोई इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। एक्शन रिसर्च में आप कोई न्यू थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करते हो। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी सर्वे। सर्वे क्या होता है? जिसके थ्रू आप आपके रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करोगे। ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो रिसर्च में। आप इसमें कोई न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करते हो। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी पायलट स्टडी। पायलट स्टडी क्या होती है? जो आप स्मॉल स्केल पर स्टडी करते हो ये देखने के लिए कि वो सक्सेसफुल होगी या नहीं। सो पायलट स्टडी में आप कोई न्यू थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करते हो। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी प्योर रिसर्च। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज डेवलप करते हैं। तो रिमेंबर, जो भी चीज न्यू होती है वो क्या होती है? प्योर होती है। इसीलिए फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। आपको ये दोनों भी वर्ड याद रखने हैं। फंडामेंटल रिसर्च को प्योर कहते हैं क्योंकि हर एक चीज न्यू होती है, न्यू थ्योरीज रिसर्चर फंडामेंटल रिसर्च में डेवलप करते हैं, इसलिए वो प्योर रिसर्च होती है। और बेसिक क्यों? क्योंकि हर एक चीज को बेसिक से जानते हैं रिसर्चर, उस हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन इंक्रीज करते हैं, नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। इसीलिए फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी प्योर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूजुअली अज्यूम डेटा। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट होते हैं उसमें आप डेटा को यूजुअली कैसे अज्यूम करते हो। अब रिमेंबर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपके दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट एंड सेकेंड होता है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें आप आपका डेटा ऐसा अज्यूम करते हो कि आपका डेटा नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका जो डेटा स्प्रेड है और डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें आपका जो डेटा है आप उसको नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो, बल्कि आपका जो डेटा होता है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होता है। सो यही डिफरेंस होता है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें आप यूजुअली ये अज्यूम करते हो कि जो आपका डेटा है वो नॉर्मली स्प्रेड आउट नहीं होता है, उसको आप कहोगे कि वो डेटा जो है वो नॉट नॉर्मल है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नॉट नॉर्मल। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मीन्स। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब आप मान लो अपने रिसर्च में एक प्रॉब्लम फॉर्म कर ली, एक प्रॉब्लम है, आप उस पर स्टडी कर रहे हो। तो आप क्या रिसर्च प्रॉब्लम का जो आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हो, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका गोल क्या होता है उस रिसर्च प्रॉब्लम पर आपको क्या करना होता है? वो एक क्वेश्चन होता है, उसको आपको आंसर करना होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। दैट्स व्हाई अब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन टू बी अ आंसर। एक रिसर्च प्रॉब्लम है जिसको आप रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। आप वो रिसर्च क्वेश्चन रिसर्च में फॉर्मुलेट करते हो ताकि आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिले। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। देन ऑप्शन बी सी डी आपको गिवन है मेथड्स, टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। तो आप रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हो तो उसका एम ये नहीं होता कि मेथड्स है, ये ना कोई टेक्निक है और ना कोई मेथडोलॉजी है। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन बी, सी और डी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।